देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में जानते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होगा ये भी स्टडी करेंगे। देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण, देखिए क्या है ये? यह सामाजिक बदलाव का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? सामाजिक बदलाव का सिद्धांत है जिसमें धर्म का प्रभाव लोक महत्व के कार्यों में अथवा राज्य की शक्तियों में धर्म का हस्तक्षेप कम हो जाता है। धर्म सामाजिक जीवन के हर छोटे विषय पर हस्तक्षेप करना बंद कर देता है और ऐसी प्रक्रियाओं को धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ हमारा कि यह एक सामाजिक बदलाव का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षीकरण सामाजिक बदलाव का सिद्धांत है जिसमें धर्म का प्रभाव लोक महत्व के कार्यों में अथवा राज्य की शक्तियों में धर्म का हस्तक्षेप कम हो जाता है। देखिए, यहाँ पे राज्य की शक्तियों में धर्म का हस्तक्षेप कम हो जाता है और धर्म सामाजिक जीवन के हर छोटे विषय पर हस्तक्षेप करना बंद कर देता है। ऐसी प्रक्रियाओं को धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं। और आगे आइए स्टडी करते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्षीकरण की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे कि पर्सनल लॉ के सिद्धांत को अपनाने में प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पर्सनल लॉ के सिद्धांत को अपनाने में प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। जैसे कि हमारा हो गया मैरिज यानी कि शादी विवाह, एडॉप्शन यानी कि गोद लेना, और ये सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकारी। देखिए, यहाँ पे धारा CRPC 125 के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को माता पिता एवं अपनी पत्नी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, संरक्षण प्रदान करे। ठीक है, तो देखिए यह धर्मों से अलग है। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में है CRPC 125 धारा में कि भारत में यूनिवर्सल इनकम लॉ नहीं है। देखिए, भारत में क्या नहीं है? यूनिवर्सल इनकम लॉ नहीं है, उसके स्थान पर पर्सनल लॉ है। देखिए, अतः पर्सनल लॉ को यहाँ पे किया गया है कि रेशनलाइजेशन से जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए, और आगे इसके बारे में बताया गया है कि समाज का धर्मनिरपेक्षीकरण हेतु राज्य को कदम उठाना होगा। देखिए, समाज को धर्मनिरपेक्षीकरण हेतु राज्य को कदम उठाना होगा, इससे देश में परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं भारत और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है डायग्राम में कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या है, यानी कि यहाँ पे देखिए रेशनलिज्म और साइंस से जोड़कर दिखाया गया है क्रिश्चियंस बिलीफ के बारे में। यहाँ पे 1776 अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि रेनाइसेंस और इलिजिटमेंट की मदद से पश्चिम सेकुलरिज्म का बीज पड़ा और देखिए ह्यूमनिज्म को स्थान मिलने लगा, ये भी बताया गया है। और यहाँ पे क्रिश्चियंस बिलीफ यानी विश्वास का कारण बना, जिसके बारे में बताया गया है डार्विन, कोपरनिकस, लॉ, न्यूटन, लेप्लास, स्कॉट और थॉमस पेन। आत्मा की आवाज़ पहचाने किसने? थॉमस पेन ने। देखिए, और इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस कोई ऐसा प्रावधान नहीं करेगी जिसमें किसी धर्म की स्थापना की जाएगी और ना ही किसी धर्म के प्रचार प्रसार पर कांग्रेस अंकुश लगाएगी। देखिए, अमेरिकी संविधान यानी कि वहाँ का सांसद। देखिए, अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस यानी कांग्रेस वहाँ का पार्लियामेंट का नाम है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं करेगी कि जिसमें किसी धर्म की स्थापना की जाएगी और ना ही किसी धर्म का प्रचार प्रसार पर कांग्रेस अंकुश लगाएगी। या सरल शब्दों में राज्य के संघीय सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और राज्य और धर्म का स्वतंत्र कार्य क्षेत्र होगा। तो आइए आगे देखते हैं अब वेस्टर्न रिलीजन के बारे में, यानी कि पश्चिमी धर्म के बारे में, यानी कि प्राइवेट अफेयर और पब्लिक अफेयर। तो देखिए, यहाँ पे प्राइवेट अफेयर के बारे में चर्चा किया गया है कि यदि चर्च में कट्टरता आ जाए तो
देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या उत्पन्न होता है, रेडिकलाइजेशन उत्पन्न हो सकता है। यदि चर्च में कट्टरता आ जाए तो रेडिकलाइजेशन उत्पन्न हो सकता है। देखिए अतः 1941 में सेकुलरिज्म का विशेष परिभाषा, देखिए क्या है वो देखते हैं यहाँ पे कि धर्म से जुड़े पहलुओं में यद्यपि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य किसी विशेष प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता को भी प्रभावित नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे इसको एक बार और पढ़ते हैं तो उससे कि धर्म से जुड़े पहलुओं में यद्यपि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य किसी विशेष प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता को भी प्रभावित नहीं करेगा। यदि धार्मिक संस्थाएं अनैतिक हो जाएगी तो उस परिस्थिति में राज्य हस्तक्षेप करेगा। देखिए यदि धार्मिक संस्थाएं अनैतिक हो जाएगी तो उस परिस्थिति में राज्य हस्तक्षेप करेगा। और नेक्स्ट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में अल्पसंख्यक का कोई अधिकार उल्लेख नहीं है। यहाँ पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में अल्पसंख्यक का कोई अधिकार उल्लेख नहीं है। और आगे देखते हैं और इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत पंथ निरपेक्षता के तत्व को अपनाएगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति बराबरी के संरक्षण का भाव रखेगा। देखिए नेहरू रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि भारत पंथ निरपेक्षता के तत्व को अपनाएगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति बराबरी के संरक्षण का भाव रखेगा। अब देखिए यहाँ पे एक थीसिस है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस गुजरात गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान को आधारभूत ढांचा माना था। यह प्रस्ताव रखा था कि राजकीय कार्यों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य यदि चाहे तो बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए आगे आ सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 25 से 30 के सिद्धांत के मानक मानते हुए कार्य कर सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है इंडियन सेकुलरिज्म, देखिए यानी कि व्यक्ति विशेष आज़ादी यानी इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्ति विशेष आज़ादी रिलीजन धर्म से, और माइनॉरिटी रिलीजन राइट्स के बारे में भी बताया गया है कि माइनॉरिटी रिलीजन्स राइट्स क्या हैं। तो देखिए अंबेडकर ने कहा कि हमारे धर्मनिरपेक्ष में राज्य हस्तक्षेप करेगा, धार्मिक कार्यों को करने से कोई रोक नहीं लगाएगा, यानी कि कोई रोक नहीं है। अंबेडकर ने क्या कहा था कि धर्म निरपेक्ष में राज्य हस्तक्षेप करेगा और धार्मिक कार्यों को करने में कोई रोक नहीं है। और देखिए आगे है यहाँ पे कि भारत का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और राज्य धर्म को अलग अलग नहीं करता, अपितु राज्य और धर्म के बीच में सहयोग स्थापित करता है। देखिए भारत का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत राज्य और धर्म को अलग अलग नहीं करता, अपितु राज्य और धर्म के बीच सहयोग स्थापित करता है, लेकिन यह सहयोग पंथ निरपेक्षता के भाव से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं कि यह पंथ निरपेक्षता के भाव से जुड़े हुए हैं। अथवा राज्य धर्म में सहयोग तो करता है, लेकिन सिर्फ एक धर्म के प्रति नहीं, सभी धर्मों के प्रति बराबरी की वरीयता तय करता है राज्य। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ नोट्स हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की सेकुलरिज्म में राज्य एवं धर्म एक दूसरे की ओर पीठ करके नहीं बैठे। यहाँ पे बताया गया है निगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स क्या हैं। जिस देखिए फंडामेंटल राइट्स राज्य छीन नहीं सकता, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है जो कि राज्य छीन नहीं सकता, और ये सोशल एंड सिविल राइट्स हैं हमारे, और अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं। राइट्स टू फूड है वह अधिकार जिसमें राज्य का विशेष अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, देखिए उसे निगेटिव राइट्स कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उस परिस्थिति बनाए रखता है तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव राइट्स कहते हैं। और पॉजिटिव राइट्स है कि जिन पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी BPL वह अधिकार जिसमें राज्य विशेष हस्तक्षेप कर सकता है, उस अधिकार को बनाए रख सकते हैं। ये हमारे क्या थे, ये पॉजिटिव राइट्स थे। देखिए
यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के बारे में भी विवेचना किया गया है। तो इसको स्टडी करते हैं कि यह हस्तक्षेपकारी हो गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आर्टिकल 25 से 30 तक, यानी कि पर्सनल लॉ के प्रभाव में हस्तक्षेप करना, ये धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के बारे में है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकार की ओर झुका हुआ है। देखिए हमारा जो धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकार है वो धर्म के तरफ झुका हुआ है। देखिए स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ जो है न्यूमेन के राइट्स को लेकर हस्तक्षेपकारी नहीं। तो आगे देखिए लिखा है यहाँ पे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हस्तक्षेपकारी है, लेकिन प्रभावी रूप से उन क्षेत्रों में, देखिए यहाँ पे है कि उन क्षेत्रों में हस्तक्षेपकारी नहीं है जो सभी धर्मों के बीच अनुपातिक समानता का निर्धारित कर सके। तो देखिए इसको एक बार थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हस्तक्षेपकारी है प्रभावी रूप से उन क्षेत्रों में, लेकिन प्रभावी रूप से उन क्षेत्रों में हस्तक्षेपकारी नहीं है जो सभी धर्मों के बीच अनुपातिक समानता का निर्धारित कर सकें।